अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो मोहतरम असातिज़ा, ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहले मैनेज करना है आपने टाइम को। दूसरे नंबर पे प्रोसीजर्स को। प्रोसीजर से मुराद है टीचिंग टेक्निक्स को, लेसन प्लानिंग को, ठीक है। तीसरे नंबर पे फ़िज़िकल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज कि क्लासरूम की जो सिचुएशन है, फर्नीचर है, उसको कैसे मैनेज करना है, कौन सा बच्चा कहाँ बैठाना है, और आपने जो टॉपिक पढ़ाना है उससे मुतल्लिका जो अशिया हैं वो पूरा करना, ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। और सबसे आखिर में फिर बच्चों का बिहेवियर, जिसको कि आपने मैनेज करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं चूँकि डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ, तो शायद मेरा मैसेज जो है वो टीचर्स तक उस तरह से नहीं पहुँच पाता जिस तरह मैं पहुँचाना चाहता हूँ या जिस तरह मेरी सोच है। तो सबसे पहले ये समझिए कि डिसिप्लिन है क्या। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे, वहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब देखेंगे तो ये रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, ये नॉर्म्स हैं जो क्लासरूम के अंदर सेट की जाती हैं, जो असूल व ज़वाबित हैं, उनका अप्लाई करना है। लेकिन साथ में पनिशमेंट का ज़िक्र होगा। मैं इस पनिशमेंट के हक़ में नहीं हूँ। दुनिया बदल चुकी है और जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने ये जो फ़िज़िकल पनिशमेंट है इसको ख़त्म किया है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करें, लेकिन मार के बगैर। अब मैं कभी कभार देखता हूँ तो बच्चे फिर रहे होते हैं क्लास में। ये नहीं होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा। हमने वो मिनिमम रूल्स ज़रूर बनाने हैं जिन पे चल के हमारा तालीमी अमल जो है, पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है, वो बेहतरीन काम करे, यानी हमारे प्रोसीजर्स बिल्कुल ठीक ठीक चलें। तो बच्चे जो हैं वो ऑन सीट होने चाहिए। नंबर 2, बच्चे मतवज्जो होने चाहिए। जब आप पढ़ाएं तो बच्चों की तवज्जो हासिल करनी है। ये क्लासरूम मैनेजमेंट के बिल्कुल बुनियादी असूल हैं। चुनाचे डिसिप्लिन से मेरी मुराद ये है कि क्लासरूम में कुछ असूल व ज़वाबित तय हों, और आपके इल्म में है कि क्लासरूम मैनेजमेंट उस वक्त बहुत अच्छी होती है जब हम असूल व ज़वाबित लिख के लगा लेते हैं। तो 3 असूल आपने बनाने हैं जिनकी प्रैक्टिस करवानी है, और आपके इल्म में है कि ये असूल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाने चाहिए और बच्चे की ज़ुबान में लिखे जाने चाहिए और मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जिस बिहेवियर की हम ख्वाहिश रखते हैं हमने वो बताना है। कई दफ़ा जो टीचर है वो गलती की निशानदही कर रहा होता है, जबकि हम ये समझते हैं कि गलती की निशानदही करने की बजाय बच्चे को हल देना ज़रूरी है। मसलन बच्चा अगर हिल रहा है तो हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो। इस कहने की बजाय आप बच्चे को हल क्यों नहीं देते। हल ये है कि आप बच्चे से कहें कि आप अपने हाथ और पाँव अपने टेबल के अंदर, अपने टेबल के ऊपर रखें, ताकि बच्चे को पता चले सही डिज़ायर्ड बिहेवियर क्या है, हम उससे क्या चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं ये क्या कर रहे हो, हिल क्यों रहे हो, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैनी टाइम्स ये होता है कि हमें असल सही रिक्वायर्ड बिहेवियर का पता ही नहीं होता। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप क्लासरूम रूल्स बनाइए, 3 बनाइए, उनकी प्रैक्टिस करवाइए। और ये आपके इल्म में है कि रूल्स कैसे बनेंगे कि मैं हाथ उठाकर इजाज़त लेकर बात करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पॉजिटिव लैंग्वेज। तो इस तरह से रूल्स बनाइए। क्लासरूम के रूल्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप पढ़ा रहे हों तो उसमें बच्चे जो हैं मतवज्जो हों और अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठे हों, सीखने के लिए तैयार हों, आमादा भी हों। 3 कवानीन हैं लर्निंग के जो कि क्लासरूम में आपने जिनका ख्याल रखना है। पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी आपने जो पढ़ाया है उसको रिपीट करना है। दूसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चे तैयार होने चाहिए, बच्चे आमादा होने चाहिए पढ़ने के लिए। और तीसरा है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यानी बच्चों को महसूस हो कि जो हमने पढ़ा है उसका हमें फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बच्चों की तालीम को जोड़िए अमली ज़िंदगी के साथ। जो भी आप पढ़ाएं उसको अमली ज़िंदगी से जोड़िए, ताकि उसको पता हो कि ये अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल होगी चीज़ और मुझे फ़ायदा होगा। और
ये भी ज़हन में रखिए कि हमने बच्चों को क्रिएटिव बनाना है तो हम उस चीज़ के मतलब क्रिएटिव क्वेश्चंस भी करें। तो बहरहाल वो एक डिटेल है। तो ये 3 कवानीन जो हैं आपने हर हालत में, ये कवानीन हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, ये मुसद्दका हैं और तयशुदा हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे लोग इनको मानते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है मैं कहूँगा कि बहुत सारे मसाइल से आपको बचाएगा। अगर बच्चे आराम से बैठे होंगे, तैयार होंगे पढ़ाई के लिए तो ही पढ़ेंगे, और अगर वो रेडी ही नहीं है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं और मतवज्जो ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे। चाहे मैं ये कहूँगा कि मेरा डिसिप्लिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल वाज़े ये है कि क्लासरूम रूल्स मौजूद होंगे लेकिन पनिशमेंट के बगैर, क्योंकि पनिशमेंट से अच्छे तरीके अब हमें पता है। आपको रीइंफोर्समेंट का टॉपिक जो है उसका पता है, रीइंफोर्स करने के 4 तरीके हैं, 4 टाइप्स हैं, और पनिशमेंट जो है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, और ख़ास हालतों में अगर करनी भी पड़े तो उसके फिर मेथड जो हैं वो हैं जो हमारा मुआशरा और नफ्सियात जो है वो उसको एक्सेप्टेबल समझती है। जैसे फ़िज़िकल पनिशमेंट कहीं पे भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 फैक्टर्स आपने मद्देनज़र रखने हैं जब भी आप बच्चों के बिहेवियर को एड्रेस कर रहे होंगे। 3 फैक्टर्स कौन से हैं? यानी अगर कोई भी मसला होता है क्लासरूम में तो आपने इंटेलेक्चुअली सोच समझ के चलना है और ये देखना है कि मसला क्यों हुआ। इनको हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स, यानी जो मसला हुआ उससे पहले क्या हुआ था। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है, इसको बिहेवियरल टर्म्स में लिखना है या बिहेवियरल टर्म्स में समझना है कि बच्चे का बिहेवियर क्या था। नंबर 3 कॉन्सिक्वेंसेस, कि उस बिहेवियर के नतीजे में, उस प्रॉब्लम के नतीजे में बच्चे को हासिल क्या हुआ, क्योंकि 4 वजूहात होती हैं प्रॉब्लम की अमूमन। नंबर 1, बच्चा पावर स्ट्रगल में है आपसे, वो आपके मुकाबले पे है, वो आपको तंग करना चाहता है, ठीक है, वो आपसे बदला लेना चाहता है, वो अटेंशन सीकिंग करना चाहता है, आपकी तवज्जो लेना चाहता है, और या फिर उसकी दिलचस्पी ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। तो आपने इन चारों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और फिर देखना है कि कौन सा काम जो है वो प्रॉब्लम्स के पीछे कार फरमा है, कौन सा फैक्टर जो है वो कार फरमा है। और अगर आपको ये पता चलेगा तो फिर ही आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। अब जब मैनेज करने की बारी आएगी तो फिर क्या है कि हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 ग्रुप्स हैं तरीक़ों के जिनसे हम मैनेज करेंगे बच्चों के बिहेवियर को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, इसको जो मर्ज़ी आप कह लें, मुख्तलिफ नामों से ये चीज़ मौजूद है कि जिसमें आप ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम पैदा ही ना करे, प्रॉब्लम पैदा ही ना हो, मसला पैदा ही ना हो। तो जब मसला पैदा ही नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आता है कि आप अच्छी तैयारी करके जाएं, आपका लिबास अप्रोप्रिएट हो, आपकी आवाज़ जो है वो आखिरी बच्चे तक पहुँचे, आपका आई कांटेक्ट मुनासिब हो, आप कि बच्चे जो हैं वो पुरसुकून अंदाज से बैठे हों। तो ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे हैं जिनकी तफसील आपको जो हाइपर एक्टिविटी पे मेरा लेक्चर है उसमें मिलेगी। तो मैं यहाँ पे उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, चंद एक प्रिवेंटिव मेजर्स बता के मैं आगे चलूँगा। आपने वो वाला लेक्चर भी इस लेक्चर के साथ मिला के तो फिर चलना है। साथ ही साथ आपने वो नोट्स जो हैं वो देख लेने हैं जो बिहेवियर मैनेजमेंट पे, क्लासरूम मैनेजमेंट पे आपके पास मौजूद हैं और जो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। तो तफसील आप उधर से देख लीजिएगा क्योंकि ये तो बहुत सारे होंगे, ये 25, 30, 40 प्रिवेंटिव मेजर्स ही होंगे, तो आपने वहाँ से देखने हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम पहले से तैयारी करते हैं कि बिहेवियर जो प्रॉब्लम है उसको होने से रोक लें। तो ये वो चंद एक तरीके हैं। बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे बच्चे जो कि प्रॉब्लम करते हैं उनको ऐसी जगह पे बिठाएं जहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है पुरसुकून, काम, कूल और पढ़ने वाले बच्चे हों, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसके बाद हैं सपोर्टिव मेजर्स, सपोर्टिव टेक्निक, सपोर्टिव मेथड, सपोर्टिव डिसिप्लिन, सपोर्टिव मैनेजमेंट। तो ये क्या है कि अब बच्चा काम गलत कर रहा है और हमने उसे सपोर्ट करना है, हमने उसे फैसिलिटेट करना है कि वो इस काम से रुक जाए बग़ैर किसी को पता चले। तो उसमें आप क्ल्यूज़, इशारे तय कर सकते हैं, साइंस ऐसे तय कर सकते हैं। उसमें आप बच्चे को स्टेयर कर सकते हैं, घूर सकते हैं, देख सकते हैं, आई कांटेक्ट उसकी तरफ कर लें। आप प्रॉक्सिमिटी
पैदा कर सकते हैं, यानी बच्चे के करीब चले जाएं, आप बच्चे के कंधे पे हाथ रख दें, आप बच्चे के साथ वाले बच्चे की तारीफ़ कर दें, तो उसे पता चल जाएगा कि टीचर को पता तो चल गया है कि मैं गलत बिहेवियर कर रहा हूँ, लेकिन टीचर ने मेरी इज़्ज़त रखी है और इसने किसी को पता भी नहीं चलने दिया और मुझे समझा भी दिया है। चुनांचे बच्चा उस गलत काम के करने से रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्लासरूम में डिस्टर्बेंस पैदा होनी है। नंबर 3, फिर करेक्टिव मेजर्स, यानी इस्लाही तरीके। इस्लाही तरीक़ों में फिर यह है कि आप टाइम आउट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। आप जिस जगह पे बच्चा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है वहाँ से आप उसको उठाते हैं और किसी और जगह पे बिठा देते हैं, या क्लास के पीछे खड़ा कर देते हैं, या क्लास के पीछे बिठा देते हैं, या अपने पास बुला लेते हैं और अपने सामने बिठा लेते हैं। तो टाइम आउट का मेथड जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। आप ओवर करेक्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे ने गलती की, अब आप उसको कहते हैं कि इस गलती की इस्लाह आपने 5 दफ़ा करनी है रिपीट करके। ओवर करेक्शन यानी उसकी इस्लाह करनी है, करेक्ट करना है। मसलन अगर बच्चे ने काम नहीं किया और उसने डिस्टर्बेंस पैदा किया, तो आप उसे कहते हैं कि अब ये काम जो तुमने 1 दफ़ा करना था, अब तुम इसको 5 दफ़ा करोगे। तो ओवर करेक्शन से उसका सबक जो है वो भी बढ़ जाता है, सीखने की शरह भी बढ़ जाती है और उसको कॉन्सिक्वेंस मिलता है, तो फिर वो बेहतर भी रहता है, आइंदा भी वो उस गलती को नहीं करता। अब उसकी ब्रेक जो है उसमें से 10 मिनट काट लेते हैं और उसे कहते हैं जी अब आप बैठेंगे और ये काम करेंगे। तो इस तरह से आप कोई करेक्टिव मेजर लेते हैं, आप उसकी गलती की इस्लाह करते हैं, फ़ाइन कर देते हैं कि जी आपने ये गलती की है, अब आपने ये वाला जुर्माना पैसों की सूरत में नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, जुर्माना किसी काम की सूरत में होगा कि आज आपने ड्यूटी देनी है डिसिप्लिन के ऊपर दूसरे बच्चों की। तो आप मुख्तलिफ, या बच्चे को आप पीछे खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से जो करेक्टिव मेजर्स हैं, जो इस्लाही तरीके हैं, ये तीसरा ग्रुप है जो कि बनेगा जब आप क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे होंगे। सर, क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, टीचर के कंट्रोल के बावजूद भी बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? जी, ये सवाल मैं सुनता हूँ बहुत सारी जगहों पे जब भी ट्रेनिंग्स करने जाता हूँ कि बच्चे बहुत हाइपर हैं। देखिए, जो कुदरत का असूल है वो ये है कि 100 में से सिर्फ 5 बच्चे तकरीबन। तो आपकी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो कितने बने? 1 या 2। अगर 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं ना आपकी क्लास में, तो आप समझ जाइए कि ये मेरी नालायकी की वजह से हैं, मेरी कम इल्मी की वजह से हैं और मेरी कम ट्रेनिंग की वजह से हैं कि मैं उतनी ट्रेंड नहीं हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चे हो नहीं सकते। अगर आप असूलों पे चलती, मैं फिर कहूँगा कि आज के लेक्चर में जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो हाइपर एक्टिव बच्चों का है लेक्चर, उसमें जो चीज़ें तरीके वो शेयर किए जा रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे, और ये तकरीबन 70+ चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है, तो यू विल बी ए वंडरफुल एंड ट्रेंड पर्सन। बच्चा इधर उधर नहीं हिलेगा। मिसाल देता हूँ, आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे चले जाइए, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शरारत की नौबत ही नहीं आएगी। आप हम वक्त बच्चों को मसरूफ़ रखिए, तेज़ी से क्विकली एक्टिविटीज़ को चेंज कीजिए, तो बच्चे के पास टाइम कहाँ है शरारत करने का। आप इन्वॉल्वमेंट पैदा कीजिए, आप अपने जो जेस्चर्स पोस्चर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल है, ट्रांजिशन टाइम है, ठीक है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। कहाँ बच्चे के पास टाइम है? तो चुनांचे अगर हमारी क्लास में हमें हाइपर एक्टिव बच्चे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा 1 या 2 ही हाइपर हो सकता है क्लास में नेचुरली, उसके बाद जितने बच्चे और हाइपर हैं वो हमारी वजह से हैं। तो उस 1 या 2 बच्चे को तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप उसको अपने पास बिठा लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि सारा दिन बिठाए रखना है अपने पास, ठीक है। अगर वो शरारत करता है तो, और उसके बाद फिर उसे वापस भेजिए, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अगर शरारतें करूँगा तो मुझे टीचर के पास जाके बैठना पड़ेगा, मुझे अपने साथियों की जो कंपनी है उससे महरूम होना पड़ेगा, जो सहूलत है मुझे उससे महरूम होना पड़ेगा। तो जब उसे पता चल जाएगा कि कॉन्सिक्वेंस ये निकलना है, जो मुझे नुकसानदेह है, जो मेरे फ़ायदे में नहीं है, तो वो उसमें वो कोई ऐसी शरारत नहीं करेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हाइपर एक्टिव बच्चे की पहचान ही यही है कि वो घर में शरारतें करेगा और स्कूल में नहीं करेगा, बशर्ते कि उसकी ये जो हाइपर एक्टिविटी है ये नेचुरल नहीं है। यानी मेरे पास क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं तो मैं माँ बाप से पूछता हूँ कि क्या स्कूल से भी कभी शिकायत आई कि ये हाइपर एक्टिव है बच्चा?
तो जब वो ये कहते हैं नहीं नहीं स्कूल से तो बिल्कुल नहीं आती, घर में ही ये बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है, तो मैं कहता हूँ कि फिर ये नेचुरल नहीं है, ये आपकी वजह से है कि आपको तरीके नहीं आते। तो चनाचे मैं हर टीचर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उसको लगता है कि मेरी क्लास में हाइपर एक्टिव बच्चे ज़्यादा हैं तो शायद इसमें हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कुदरती तौर पे। बहुत कोई रेयर केस होगा तो एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, वरना आम हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऊंची आवाज़ में बोलना है, मेरे तक आवाज़ आए। जो कोई बात नहीं, फिर जो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा केयर डिमांड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द क्लास वर्क करते हुए, उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन जो है उस चाहिए होती है, जैसे स्लो लर्नर बच्चे होते हैं हमारे, या कुछ लार्ज वाले बच्चे होते हैं, तो उनको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, आपने अटेंशन उस वक़्त देनी है जब आपको ये पता हो कि किसी की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या बच्चों की तारीफ़ करती हैं? अगर ये दोनों काम कर हैं तो फिर आप देखिए उसको एक्स्ट्रा तवज्जो देंगी। अगर आप बिल्कुल बच्चों की तारीफ़ ही नहीं करती तो फिर बच्चे तवज्जो हासिल करने के लिए डिमांड करेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों की तारीफ़ करती रहती हैं, उन्हें तवज्जो मिलती रहती है, तो फिर वो डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे बच्चे जिनकी ज़रूरत है कोई ख़ास, जिस तरह से आपने बात की कि लर्निंग जो है वो एक ख़ास हवाले से उनकी डिमांड ज़रूरत है, तो ज़रूर दीजिए। लेकिन आपने ये भी साथ में डेलिकेट सा एक बैलेंस रखना है कि जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी क्लास है, बाकी बच्चे हैं, वो बहुत मुतासर तो नहीं हो रहे। तो चुनांचे आप एक मुनासिब सी हद तक एडिशनल तवज्जो जो है, अजाफी तवज्जो देंगे उस बच्चे को, हद से ज़्यादा नहीं। ऐसा ना कीजिएगा कि एक बच्चे को तवज्जो देते जाते बहुत सारी क्लास के जो बच्चे हैं वो महरूम रह जाएं आपकी तवज्जो से, और जो तलीमी अमल है वो पीछे चला जाए। तो इनफरादी तवज्जो ज़रूर दी जानी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जो है अटेंशन डिमांड कर रहे होते हैं, टीचर की तवज्जो जो है वो ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, तो क्या हमें इन बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं उनको डेफिनेटली ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, और इसीलिए जो छोटी क्लासेस हैं उनमें बच्चों की तादाद को कम रखा जाता है, और अगर बच्चों की तादाद बढ़े तो फिर में उसमें एक असिस्टेंट टीचर भी दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनको ज़रा ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, ये फितरी बात है। तो आप ज़रूर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अगर आपको फ़ील होता है कि जी मेरी क्लास में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करने में, तो आप ज़रूर प्रिंसिपल से बात कीजिए, असिस्टेंट टीचर लीजिए। ग्रुप वर्क मैं कहूँगा कि अगर आप करवाते हैं और मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स बनाते हैं तो ये तवज्जो की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। याद रखिए, तालीमी अमल जो है उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और शिरकत बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ज़हीन हैं, तेज़ हैं, होशियार हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, उनको फैसिलिटेशन के अमल में लेके आइए, यानी उनको अपना मुआवन कोऑपरेटिव हेल्पर बनाइए, असिस्टेंट बनाइए, ग्रुप्स बनाइए 4-4 बच्चों के, और वो एक ज़हीन बच्चा जो है उस बच्चे पे लगा दीजिए जिसको इनफरादी तवज्जो की ज़रूरत है। एक टीचर के लिए सारे बच्चों की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करना मुमकिन ही नहीं होता अक्सर हालात में, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी क्लास में 4-5 बच्चे ज़हीन हैं और ये हर क्लास में होते हैं, ठीक है। चुनांचे आप उन 4-5 के ज़िम्मे जो आपके 4-5 ऐसे बच्चे हैं जिनको इनफरादी तवज्जो की ज़रूरत है वो लगा दीजिए, तो फिर मामला बहुत बेहतर होंगे। और मैं आपको वो वाक़या, मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा पहले ही मेरे से, कि अमेरिका का एक बच्चा था जो टॉपर था, तो उसका टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। उसने कहा मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। उसने कहा आपकी रास्ते में कोई रुकावट? तो उसने कहा जी वो एक बच्चा है जो जिसको पढ़ाई में कुछ मुश्किलात हैं, टीचर ने वो मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ है, मुझे उसको भी पढ़ाना पड़ता है। तो अगर वो टीचर जो है उस बच्चे की ज़िम्मेदारी मुझसे उठा ले तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। तो उसने कहा आपने टीचर को ये नहीं कहा कि आप ये वाला बच्चा जो है इसकी ज़िम्मेदारी हटा लें? उसने कहा जी कहा तो है, लेकिन टीचर मानता नहीं है,
वो कहता है कि ये बच्चा आप ही की जिम्मेदारी है और हम मिलजुल के चलेंगे एक टीम के तौर पे। तो टीम वर्क है और आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, चाहे मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। तो इसी तरह से याद रखिए कि जो ज़हीन बच्चे हैं इनको साथ लेके चलना है और इनको अभी से ये एहसास दिलाना है कि आप जो हैं वो लीडर भी हैं और आपने टीम बनानी है और अपनी टीम को साथ लेके चलना है। तो ये विन विन सिचुएशन है, इसमें बच्चे का भी फ़ायदा है और आपका भी, टीचर का भी फ़ायदा है। चुनांचे ये ज़रूर कीजिए, ग्रुप वर्क करवाइए और मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स बनाइए। सर अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया है ग्रुप, तो क्या ग्रुप बनाने की भी कोई प्लान या स्ट्रेटेजी है, वो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ग्रुप्स जो है वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप, नंबर 2 सेम एबिलिटी ग्रुप, नंबर 3 सोशल ग्रुप्स। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स बनाए जाएं, यानी जिसमें बच्चे हर तरह के हों, ज़हीन बच्चा भी उस ग्रुप में हो, कमज़ोर बच्चा भी हो, हाइपर बच्चा भी हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ तरह के बच्चे जो हैं वो ग्रुप में शामिल हों। अब बेस्ट ग्रुप जो है वो कौन सा है, कितनी तादाद वाला बेस्ट ग्रुप होगा? तो 4 की तादाद जो है वो बेस्ट ग्रुप में है कि अगर 4 बच्चे होंगे तो ज़बरदस्त काम करेगा ग्रुप। इससे ज़्यादा बच्चे होते जाएंगे तो फिर ग्रुप के अंदर ग्रुप बनेंगे, और अगर इससे कम होंगे तो उनकी बाहमी इंटरेक्शंस जो हैं, बाहमी तामुल जो है, आपस में जो बातचीत है वो लिमिटेड होगी, आइडियाज़ लिमिटेड आएंगे। जो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि 4-4 का ग्रुप हो। अच्छा, जो दूसरे 2 ग्रुप हैं वो कोशिश कीजिए कि ना बनाए जाएं, वो ख़ास हालतों में बनाए जाते हैं। मसलन सेम एबिलिटी ग्रुप, जिसमें हम ज़हीन बच्चों को अलहदा कर लेते हैं, कमज़ोर को अलहदा कर लेते हैं। इसकी गुंजाइश ज़रा कम निकलती है, लेकिन निकलती है, तो चुनांचे आप कभी कभार ये भी बना सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप है सोशल ग्रुप, वो कोशिश कीजिए बिल्कुल ना बने, क्योंकि उसमें ख़तरा है बहुत बड़ा कि अगर किसी बच्चे को किसी भी ग्रुप ने ना लिया, सोशल ग्रुप में होता है कि हम कहते हैं जी अपने अपने दोस्त जो हैं उनका ग्रुप बना लें, तो उसमें ख़तरा ये है कि वो बच्चा जिसको कोई भी ग्रुप लेने को तैयार नहीं, उसका जो सेल्फ इमेज है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत डैमेज हो सकती है। चाहे उसको अवॉइड कीजिए। वो बच्चे खुद बना लेते हैं ग्राउंड में दाएं बाएं, तो आपने नहीं बनाने। अच्छा, अब ये जो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप है ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए करना यह है कि आपने बच्चों की तादाद टोटल गिन लेनी है। गिनने के बाद आपने 4 पे तकसीम करनी है। मिसाल के तौर पे 20 बच्चे हैं आपकी क्लास में, आपने 4 पे तकसीम किया, जवाब आया 5। तो आपने अब बच्चों से कहना है, किसी एक साइड से शुरू कर लेना है कि 1 से लेके 5 तक काउंटिंग करें। हर बच्चा जो है वो एक नंबर बोलेगा। चुनांचे पहला बच्चा 1 बोलेगा, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पाँचवा 5 और छठा जो है फिर 1 बोलेगा, और उसी तरह से यह प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जब पूरे बच्चे गिनती बोल लेंगे तो फिर आप कहेंगे जी 1 वाले खड़े हो जाएं। तो आप देखेंगे कि मिक्स बच्चे खड़े हुए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और इनका एक ग्रुप बना लीजिए और ये 4 होंगे। ठीक है, ये जहन में रखिएगा कि जितने बच्चों का ग्रुप बनाना है उतने उस नंबर पे तकसीम करना है, और जो जवाब आए गिनती उस जवाब जितनी बोलनी है। मसलन अगर 24 बच्चे हैं तो 4 पे तकसीम करेंगे, 6 जवाब आएगा तो फिर 6 नंबर तक गिनती गिनी जाएगी। अक्सर लोग जो हैं वो गिनती 4 का ग्रुप बनाना तो 4 तक काउंट करवाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो हासिल आएगा डिवाइड करने के बाद उस नंबर तक गिनती गिनवानी है। तो ये आपके मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सर क्लास में जो रूड और डिसरिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो टीचर को कुछ भी नहीं समझ रहे होते हैं या वैल्यू नहीं कर रहे होते और बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करते हैं, उनको हम कैसे जो है हैंडल करें? अच्छा देखें, अगर क्लास में रूडनेस आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि रूड बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जो पहले बयान मैंने किए हैं। नंबर 1, आप तैयार भी थे कि नहीं, खुद भी आपने प्लान किया हुआ था अच्छी तरह से लेसन के नहीं। अगर आप ही तैयार नहीं थे तो फिर तवक्को रखिए कि बच्चे रूड होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे। नंबर 2, फिज़िकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है कोई क्लास में, यानी उनका फर्नीचर, हवा, रोशनी और उनकी अशिया, किताबें और चीज़ें
जो है नोट बुक्स वगैरह ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। आपने रूल्स जो बनाए हुए हैं आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं। क्या आपने रिपीट कराया था ही क्लास लेने से पहले आपने कोई 1 या 2 रूल जो हैं वो रिपीट करवाए हैं। क्या आपने उनको प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि आप उनकी जो रूडनेस है या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से एड्रेस करें। तो आप ये देखिए कि जो हमारी बेसिक्स हैं वो हमने कर ली हैं कि नहीं की हैं, और अगर हम वो कर लेते हैं उसके बाद होता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो अगर तो आप इन चीज़ों पे चलेंगे जो मैंने बयान की हैं तो इंशाल्लाह ताला ये मसाइल बहुत कम होंगे, और अगर होंगे तो फिर आपके पास मैनेजमेंट के तरीके भी मौजूद हैं।